मुझे लगता है अभी हमारी इस बैच में काफी पहले वाले लोग, मतलब सबकी अच्छी प्रैक्टिस है, मुझे लग रहा है कि अच्छे से याद है सब लोगों को। अच्छी बात है, अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तैयारी अच्छी है। तो उम्मीद है ज्यादा लोग अब की बार नेट निकालेंगे अपने यहाँ से, नेट और JRF, तो जिस चीज के लिए एलिजिबल है। कल हम कल नहीं, सैटरडे को हम लोगों ने सब नीति तक देख लिया था। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम आगे से शुरू करेंगे त्राटक से। ठीक? त्राटक में क्या बता रहे हैं? निरीक्षे निश्चला दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। अब त्राटक सब जानते भी होंगे थोड़ा करने की विधि। इसमें क्या होता है कि किसी एक सूक्ष्म लक्ष्य को देखा जाता है। तो इसी में ये बता रहे हैं कि किसी सूक्ष्म लक्ष्य को स्थिर होकर, आप पलक कहते हैं ना, पलक नहीं झपकना, तो स्थिर होकर एकटक देखते रहना है। सूक्ष्म लक्ष्य समाहिता निश्चल दृष्टि से। ठीक है। और कब तक देखना है? अश्रु संपात पर्यंतम, कि जब तक आंखों से आंसू निकलने लगे तब तक इस क्रिया को करना है। इसी को त्राटक कहा गया है। क्लियर है कि किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य को हमें देखना है, कब तक देखना है और बिना पलक झपके तब तक देखना है जब तक कि आंखों से आंसू ना निकलने लगे। इसी को त्राटक बताया गया है। अब त्राटक के फल देख लेते हैं। फल क्या है इसका? मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रा तंद्रा इंद्रियाणाम कपाटकम यत्नस्त्राटकम गोप्यम तथा हाटक पेटकम। अब देखिए, त्राटक क्योंकि आंखों से रिलेटेड है, तो आंखों के रोग इससे खत्म होंगे। मोचनम नेत्र रोगाणाम, आंखों के रोग को नष्ट करेगा। तंद्रा और निद्रा कपाटकम, और जो तंद्रा मतलब आलस्य, जैसे होता है ना एक नींद जैसा रहता है, वो आलस्य उसको दूर करता है। यत्न त्राटकम गोप्यम तथा हाटक पेटकम, और इसको क्या कहा गया है? हाटक पेटकम। ये शब्द याद रखेंगे, ये हाईलाइट किया गया है। इसको याद रखना है कि त्राटक के साथ, त्राटक को क्या कहा गया है कि इसको हाटक पेटकम मतलब सोने की पेटी कहा गया है। तो त्राटक वाली जो क्रिया है, ये इतनी ज्यादा इसका महत्व बताया है कि इसको इतना गोपनीय रखना है जैसे कि हम अपनी सोने की पेटी को छुपा कर रखते हैं। तो इसी तरह से त्राटक को भी गोपनीय रखना है। तो शब्द याद रखेंगे त्राटक के साथ, ऐसे जैसे त्राटक बोलने में त्राटक आता है ना, तो ऐसे ही हाटक, इसको इसके साथ रिलेट करके याद रखेंगे तो एकदम याद रह जाएगा ये। तो त्राटक के फल में क्या आ गया? मेन है इसका हाटक पेटकम। ये शब्द को ऐसे ही याद रखना है, और इसका मतलब होता है सोने की पेटी। तो ये क्या करता है? नेत्र के रोगों को दूर करता है। तंद्रा, तंद्रा था ना कि इसमें निद्रा की स्थिति यानी आलस्य जो होता है उसको नहीं आने देता। और यत्न पूर्वक त्राटक को गोपनीय रखना चाहिए, जिस तरह सोने की पिटारी को छुपा कर रखा जाता है। एक बार इसको हम आगे का और पढ़ते हैं, फिर इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे आप लोगों से पूछ के। अब आते हैं नौली पर। नौली क्या है? अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्या सव्यते लतांशो भ्राम्येत ऐसा नौली सिद्धे प्रशस्यते। अब नौली क्या है? नौली को भी सभी ने सुना देखा होगा। नौली में करते क्या है हम? उदर का जो हमारा है, उसको पेट को दाएं से बाएं बाएं से दाएं घुमाना होता है। तो इतना तेज गति से घुमाते हैं इसको कि एक बीच में ऐसा लगता है कि एक अलग सी आकृति बन जाती है उसके अंदर। उसी को नौली कहा गया है। देखा भी होगा शायद लोगों ने। तो इसका मतलब है अमंदवर्त वेगेन तुंद सव्यते लतांशो भ्राम्येत, यानी कि कंधों को थोड़ा झुकाकर, तुंद मतलब पेट या उदर को क्या करना है? अमंदावर्त वेगेन, कि तेजी के साथ बहुत तीव्र गति से पेट को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? नौली क्रिया के लाभ देखिए। अब क्योंकि पेट से रिलेटेड है, उदर से, तो ये क्या करने वाला है? मंदाग्नि संदीपन पाचन आदि संध्या पिकानंद करी सदैव अशेष दोष
मय शोषणी चा हठ क्रिया मौलिक इयम चा नौली। अब क्या करता है ये, मंदाग्नि को, जो हमारी मंदाग्नि हो चुकी है, मतलब पाचन शक्ति जो कमजोर हो गई है, उसको ये बढ़ाता है। संदीपन, संदीपन मतलब बढ़ाता है। पाचनादि संधापिकानंद करीत सुदेव। तो जो मंद क्रिया है उसको दीप्त करता है और पाचन क्रिया को तेज करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। अशेष दोष मय शोषणी चाहट क्रिया, और जो शरीर के और भी जो दोष हैं उनका भी नाश करता है। और क्या कहा गया है इसको, हठ क्रिया मौलिर इयम चा नौली, और इस नौली क्रिया का दूसरा नाम मौली भी कहा गया है इसको। यह नौली क्रिया हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ जब देखिए यहाँ शब्द जोड़ा गया है मौली से। मौली आप जानते होंगे कुछ लोग शायद, मौली होता है जैसे कि ताज, सरताज इसने लिखा ना, मस्तक पे जो मुकुट टाइप पहनाया जाता है उसको बोलते हैं मौली। तो मतलब इसको इतना श्रेष्ठ बताया गया है कि सिर पे धारण करने वाली जैसे कोई चीज है, वो उपाधि दी गई है नौली क्रिया को। तो नौली का दूसरा नाम मौली भी बोला जाता है, मतलब मौली शब्द से बताया है। क्लियर? क्या क्या होता है इसमें? मंदाग्नि, मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन क्रिया तेज होती है, पाचन क्रिया तेज होती है, और क्या है, शरीर के जो दोष हैं उनका नाश होता है, और ये क्रिया को मौली मौली भी कहा जाता है, दूसरे शब्द में इसको मौली भी कहते हैं। अभी तीनों कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम फिर दोबारा से एक बार आपके सामने रखेंगे फिर से। अब कपाल भाती, कपाल भाती में आते हैं। कपाल भाती क्या बताया है, भस्त्रावल्लोह कारस्य रेच पुरोसा संभ्रमो कपाल भाते विख्याता कफ दोष विशोषणी। अभी देखिए, भस्त्रावल्लोह कारस्य, ये वाला शब्द पूरा आया था दिसंबर 23 में। इसी से सेम ये वर्ड रख के दिसंबर या आई थिंक फरवरी 23 में इसका आया था क्वेश्चन। तो यही पूछा गया था कि भस्त्रावल्लोकारस्य किससे संबंधित है, किस क्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो भस्त्रावल्लोकारस्य कैसे करना है, मतलब बताया है कि जो लोहार जो होता है, जैसे वो अपनी धोकनी से हवा फूकता है, उस तरीके से रेच पूर्व सा संभ्रमो, रेचक पूरक करते हैं, तेजी से करते हैं ना कपाल भाती में। जो हम लोग करते हैं जनरली वो थोड़ा सा अलग है, उसमें तो हमें लगता है कि हम लोग बस बाहर निकाल रहे हैं वायु को, रेचक कर रहे, रेचक नहीं होता, वैसे थोड़ा सा पूरक अपने आप ही होता है उसमें। बट इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से शायद बताया गया है इसमें कि रेचक पूरक करना है, और किस तरीके से, जैसे कि लोहार की धोकनी के समान बताया गया है। और कपाल भाती प्राणायाम जैसे मैम, भस्त्रिका प्राणायाम जैसे। हाँ, कुछ कुछ उस तरीके से ही कह सकते हैं, उसमें तो बहुत तेजी से होता है क्योंकि इसमें इसी तरह बताया गया है, भस्त्रिका जैसे ही कहेंगे। कपाल भाती, और इससे क्या होता क्या है, कपाल भाती से कफ दोष का नाश होता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है इसका वस्त्रावल्लोह कारस से, इसको भी याद रख लेंगे ऐसे ही। इसका मीनिंग है कि लोहार की धोकनी के समान। तो इसके समान क्या करते हैं, शीघ्रता से रेचक पूरक करने को कपाल भाती कहते हैं, और इस क्रिया से कफ दोष का नाश होता है। ठीक है, यहाँ पे तो खैर आसान ही है, समझ गए होंगे आप लोग। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो एक बार मैं सब लोगों से, आप लोगों से पूछ लेती हूँ तीनों चीजें फिर से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम नोली और लोल की एक ही चीज है क्या? एक ही है, एक ही है शब्द। हाँ जी, जैसे घेरन संगीता में लॉली की बोला गया है उसको ना, जी जी। यहाँ तो नौली ही लिखा होता है, घेरन संगीता में लॉली की सूत्र के अंदर जो है लॉली की लिखते हैं, पर सेम है वो। ओके, बोलेंगे आप लोग, प्रीति जी बोलेंगे, और बाकी लोग भी कपाल भाती मैसेज में में, टाइप करें। कपाल भाती में मैम। हाँ जी, हाँ ठीक है एकदम। बाकी लोग ना मैसेज में टाइप करेंगे तो आप लोगों को भी सबको याद हो जाएगा। चलिए एक बार इसका फिर से एक रिवीजन वाला आ गया पोर्शन, फिर से एक बार आपके सामने स्क्रीन पे है, सारी षटकर्म है 6, और इसके बारे में क्या क्या था। धोती, धोती में था 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई हमारे। ठीक है, बस्ती के अंदर क्या था, उत्कट आसन में नाभि तक
जल में बस्ती का अभ्यास करना है। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है उत्कट आसन में बैठना है। ओके, और कैसे करना था कि गुदा द्वार में नली डालकर पानी को अंदर खींचेंगे और उससे गुदा नाल की सफाई करेंगे। नेति में क्या था, सूत्र की लंबाई कितना था, 9 इंच, और सूत्र की विशेषता थी कि चिकना या सूक्ष्म जो होता है वो चिकना होना चाहिए। 9 इंच इसकी लंबाई। त्राटक में अभी देख लिया, सूक्ष्म लक्ष्य को एक टक देखना जब तक कि आंसू ना आ जाए। और नौली में कंधे को आगे झुकाकर तीव्र गति से उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना। कपालभाति में देखा हमने, लोहार की धोकनी के समान पूरक और रेचक करना है। जस्ट एक बार जिनको नहीं याद था या कुछ भूल गए थे तो सामने आ गया स्क्रीन पे एक साथ सारा, तो मुझे लगता है ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके लाभ, मैम किताब में गजकर दिया है, गजकरनी क्या, गजकरनी भी दिया है षटकर्म में। हाँ तो अभी हमने पढ़ा था ना, धोती के बाद गजकरनी पढ़ा था। कुछ बुक्स में क्या है, लास्ट में गजकरनी दिया है, त्राटक के बाद वो कपालभाति के विवाद में वहां पे गजकरनी दिया। तो अब भूल गए शायद, अभी सैटरडे वाली क्लास में मैंने बताया था ना कि हाथी के जैसे कि गज का मतलब हाथी, और हाथी जैसे सूंड में पानी लेके पानी फेंकता है, उस तरीके से हमें उधर में जो हमारा गंदगी पड़ी उसको निकालना है। याद आया? जी मैम, हाँ जी। भूल गए थे शायद, है? कोई बात नहीं, गजकरनी है वो तो हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इनके लाभ आ जाते हैं। पहले सबसे पहले धोती का लाभ। धोती में क्या क्या था, खांसी, दमा, तिल्ली। क्योंकि धोती क्या था, अपर पार्ट की सफाई हो रही है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। खांसी, दमा, तिल्ली वाले रोग, कुष्ठ और कफ रोग ये समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये एक मोटा मोटा आपके सामने समरी टाइप इसमें हमने रख दिया है। दूसरे में आ गए बस्ती। बस्ती में क्या था, गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ दोष दूर हो जाते हैं। ये आपके ना नोट्स बनाने के लिए एक आसान तरीका है, ऐसे टेबल बना लीजिए तो शॉर्ट में आपको सामने खोलते ही याद आ जाएगी चीजें। ठीक, अब हमारा धोती, बस्ती, नेति। नेति में क्या कर रहे हैं, क्योंकि नाक की सफाई हो रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, कपाल शोधन होगा और नेति से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। और क्या होता है, कंधे के ऊपर के रोग ठीक होते हैं। किसी को याद है इसका एक दूसरा शब्द बोला गया था, कंधे के ऊपर के, जत्रुद जत्रुद, जत्रुद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, और फिर अब हम आ गए त्राटक में। त्राटक में क्या है, आंखों के रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि त्राटक हमारा आंखों से रिलेटेड है, तो वहां आंखों के रोग दूर होते हैं। तंद्रा को आने नहीं देता। तंद्रा मतलब निद्रा, जैसे जब ना नींद से पहले आलस्य सा होता, उसी को तंद्रा कहा गया, तो वो नहीं आने देता। और सोने की पेटी के समान इसको बताया गया है, इसको गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये हो मैम गया इसमें स्टार्ट। जो बस्ती है, हाँ मैम इसमें जो बस्ती है उसके और भी तो लाभ हाँ, बताए गए हैं ना, जैसे त्रिदोषों को बस्ती नाश के, करता है, धातु हाँ तथा हाँ हाँ हाँ, वो हाँ सारा जो भी हमने तो पिछला पढ़ा था अंतकरण ना की वो सभी है। प्रसन्नता। वो ये तो शॉर्ट, जी, ये एक बस एक नजर में आपको थोड़ा शॉर्ट में आ जाए, बाकी वो है, ये है ना यहाँ पे बात पे सब बात है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो त्रिदोषों को नष्ट करती है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है, धातु तथा इंद्रिय अंतकरण की प्रसन्नता होती है हाँ, और शरीर में कांति एक्चुअल आती है, में ये क्या भी था, बोला वो है हमने मुझे। पूरा श्लोक के साथ उसका आपको पूरा से हिंदी ट्रांसलेट करके पूरा बताया गया है। यहाँ पे बस वो छोटा छोटा, जैसे जो एग्जाम से ज्यादा चीजें होती है ना, एकदम से क्विक आप लोग को वो याद आ जाए, कि उस तरीके से सामने लाए हैं आपके। बाकी मेन तो वही है, सब कुछ उसमें से आना है, वही पढ़ना है आपको। ये तो बस एक रिमाइंडर टाइप आपका फिर से कर दिया कि थोड़ा सा रिकॉल कर लें उसको। ठीक, अब हम आ गए थे यहाँ धोती, बस्ती, और नौली, ये हो गया है ना। अब आ गए नौली। नौली में क्या था, मंदाग्नि को तीव्र करता है, गरिष्ठ भोजन को भी पचा देता है और आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और कपालभाति में कफ दोषों को दूर करता है।
कपालभाति का मेनली यही है, बस एक कफ दोष का है, और जो अपना बस्ती है इसमें तीनों दोषों को होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो याद रखिए इसके अंदर। अब देखिए आपके लिए कुछ सवाल आ रहे, लिखा भी है, चलिए। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं किससे? बस्ती से, और कफ दोष दूर होता है, देख अब कपालभाति तो हमने भी लास्ट में देख लिया, और बस्ती में भी होता है कफ दोष दूर, और धोती से भी होता है, क्योंकि गले के ऊपर की जो रोग हो रहे हैं वो तो तीनों चीजें इसके अंदर आई कफ दोष में, तो ये अलग से भी मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना अभी यहाँ तक सबको? चलिए Yes, ma'am. अब आपकी बारी आती है, अब आप लोग क्वेश्चन के आंसर करेंगे। फर्स्ट है आपका, किसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है? चंद्रकला जी बताएंगे माइक ऑन करके, बाकी लोग वो करिए, टाइप करिए मैसेज। मैम चित्त के स्थिर होने पर, जी, क्या स्थिर हो जाता है? मैम सुना मैम है ना, प्राण के स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता हाँ है। हाँ, प्राण के स्थिर होने पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राण स्थिर होगा तो चित्त भी स्थिर हो जाएगा। ये था ना, चले वाते चलम चित्तम, तो वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, और निश्चल होने पर मतलब रुकने पर, स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुण वाले बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर होते हैं? रेखा जी बताएंगी, रेखा जी आंसर करेंगी, बाकी लोग मैसेज में टाइप करेंगे। रेखा जी हैं? अंशुता जी बताइए। कहाँ बिजी हैं सब लोग? जी जी मैडम, सात्विक। हाँ जी, सात्विक। चलो ठीक है, सात्विक बिल्कुल ठीक है। चलिए, किस आसन में बैठकर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए? बद्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन या भद्रासन? बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन, ठीक है एकदम। चलिए, ये आता है नेक्स्ट हमारा, कितने समय तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से मल शोधन हो जाता है? नाड़ी शोधन का अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए? पिंकी जी बताएंगी। मैम क्या सेकंड ऑप्शन 3 से कुछ अधिक। 3 से कुछ अधिक, हाँ वैसे 3 भी हो सकता है, 3 से कुछ अधिक, दोनों ही चीज होंगी, लेकिन 3 वहां ही होगा इसमें, ठीक है ना? 24 घंटे में कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? प्रदन्या जी बताइए। 4 बार। 4 बार। 4 बार, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है 4 बार। सोमपिथी जी, सविता जी, धीरे धीरे कुंभकों की संख्या कितनी करनी चाहिए? कितना बढ़ना चाहिए? ज्योति जी बताइए। 80। और ठीक है, अब तो ये तो याद ही हो गया, मुझे लगता है इतना आसान सा था ना, तो अच्छी सी है, चीजें याद हो गई हैं आपको। और क्या था फिर, कुंभक करने के बाद निम्न, मध्यम और उत्तम श्रेणी के लक्षण पूछे हैं, क्रमशः क्या क्या है? मैं चलिए अभी वो नहीं ला रही हूँ सामने, आप मुझे ऐसे ही बताएंगे। ज्योति जी है क्या? वैशाली जी जी मैम। हाँ बोलिए। तीन इसकी श्रेणी थी, कौन कौन सी हैं, याद है? मैम पहले पसीना आता है, फिर कंपन होता है, और फिर धीरे धीरे उठते हैं। हाँ, साधक जमीन से ऊपर उठने लगता है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राण ऊपर उठने लगता है सुषुम्ना। बहुत अच्छा। अब मैं शायद इसका वर्णन हिरण संहिता में भी है। हिरण संहिता में, हाँ इसका हाँ जी, सर ने आज ही पढ़ाया था। अच्छा होगा भी इसके अंदर, क्योंकि काफी चीजें तो सब मिलती हुई हैं, मुझे तो लग रहा है कि एक भी हो गया ऐसा कुछ। चलिए अच्छी बात है, आपको फिर से रिकॉल हो रहा है। तो क्या था इसमें? पहला पसीना, कंपन और ऊपर उठना, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? वैशाली जी, पसीना, कंपन और ऊपर उठना। ठीक है, आगे, प्राणायाम के दौरान निकले हुए पसीने को क्या करना चाहिए?
पहुंचना चाहिए, मालिश मालिश करनी चाहिए। मालिश से क्या होता है? अगर पसीना का अपने हाँ शक्ति बढ़ती है और क्या था लाघवता हल्कापन आता है। लगातार चलिए अब स्मिता, योगाभ्यास के आरंभ में कैसा भोजन उत्तम कहा गया है? दूध और घी, मीठा और घी। हाँ बहुत अच्छा, ये सब मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया है अच्छे से। प्राणवायु को धीरे धीरे कैसे वश में करना चाहिए? सिंघाती, सिंघाती और भाग की तरह। बहुत अच्छा। प्राणायाम के गलत अभ्यास होने से कौन कौन से रोग होते हैं? हिक्का, श्वास कास, सिर, आंख, कान और विविध है ना कि उससे रिलेटेड, वायु से रिलेटेड और भी रोग जो है वात संबंधी रोग होंगे, क्योंकि वायु की बात की जा रही है तो वायु से संबंधित। षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए? मोटापा हटाने के लिए, कफ रोग वात रोग हटाने के लिए या पित्त रोग हटाने के लिए? ऑप्शन देखिए फिर आंसर कीजिए। एक और वैशाली जी बताएंगे। हाँ बोलिए, बाकी लोग टाइप करिए। मोटापा और कफ रोग हटाने के लिए। मोटापा और कफ रोग दो आएगा, यानी एक और दो, ये ऑप्शन है। हाँ सोमपीति जी ने दिया जवाब, ठीक है। माया जी एक ही बोल रही हैं, दूसरा भी आएगा। देखिए क्योंकि हमने पढ़ा था ना मेष हाँ, श्लेष्मादिका है ना, इसलिए मोटापा और कफ दोनों होगा ना। हाँ, मोटापा और कफ दोनों आएगा इसके। चलिए अब आते हैं षटकर्म में पांचवी क्रिया का नाम क्या है? नॉलेज। बताइए एक बार कोई उसके नाम बताइए। रुचि जी बोले। यस सर, यस मैम। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। बाकी लोग भी टाइप करिए या अपना पीछे से माइक ऑफ में ही बोलते रहिए, याद रखेंगे। धौती की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा। ऑप्शन फर्स्ट। बस कुष्ठ रोग किस षटकर्म से ठीक हो जाता है? धौती, बस्ती, नेति या त्राटक? धौती। धोती। हाँ हाँ धौती ही है इसका, क्योंकि धौती से ही हम सारा बताया था ना, ग्रास नली का सफाई करेंगे तो पूरा आमाशय वाला वो सब साफ हो जाएगा, इसलिए ये धौती से। वस्त्र धोती। हाँ हाँ स्पेशली अगर बोलते हैं तो वहां पे वस्त्र धोती का ही वर्णन है। हर प्रदीपिका के अंदर वस्त्र धोती है, और क्या बोलते हैं बस्ती में केवल आपका जल बस्ती है। अच्छा ये क्वेश्चन भी आगे इधर ही, हर प्रदीपिका में जल बस्ती की चर्चा है या स्थल बस्ती की? जल बस्ती की। किस शासन में करना चाहिए जल बस्ती? बस्ती के अभ्यास से कौन कौन से रोग दूर होते हैं? तीनों, वात पित्त कफ। देखिए ऑप्शन देखिए, तीनों। ऑप्शन कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे आप बोल रहे थे ना, इसने बोला था बस्ती से तीनों दोष दूर, धातु इंद्रिय मन की प्रसन्नता, जठरा अग्नि प्रदीप्त और शरीर में काम, सारे ही आएंगे। और वायु बोला दिल्ली जो हो गई तो सारे इसके ही लाभ है। चलिए नेति क्रिया में सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अंजू जी बताएं, बाकी लोग टाइप करेंगे। मैम 9 इंच, एक वितस्ती। हाँ ठीक है। रिस्पॉन्स देने में टाइम लगा देते हैं, मतलब आपको नहीं बोल रही, अंजू जी कहाँ है, उन्होंने नहीं देखा ही नहीं है। चलिए नेति क्रिया के फल, अब नेति क्रिया के फल क्या क्या है देखिए इधर।
शत्रु ऊर्ध्वजात रोग, दिव्य दृष्टि, कपाल प्रदेश की शुद्धि। क्या क्या होगा? ऑप्शन डी। तीनों होंगे। बिल्कुल ठीक है। शत्रु ऊर्ध्वजात रोग, ये गर्दन के गले के ऊपर के सारे रोग, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है और कपाल प्रदेश की शुद्धि होती है। अच्छा, किस षटकर्म को सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखने के लिए कहा गया है? ये तो बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा ये सब। किस षटकर्म को हठ क्रियाओं के लिए मौली कहा गया है? कपाल भाती षटकर्म किस रोग को खत्म करता है? वात, कफ, पित्त या लेकिन यहाँ उदर रोग भी एक ऑप्शन दिया है। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जनरली क्या करते हैं कपाल भाती में हम लोग जो करते हैं ना पेट का आगे और पीछे की तरफ ले जाना है, तो लोग सोचेंगे अरे इसमें तो ज्यादा मूवमेंट पेट का हो रहा है तो उदर संबंधी रोग होंगे, लेकिन यहाँ स्पेशली कफ रोग बताया गया है कपाल भाती के लिए। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हमारा यहाँ तक हमने षटकर्म कर लिया था, उसके क्वेश्चन से भी और ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। अब यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन चीजों के अंदर? फिर हम आगे अब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, कुंभक नाड़ी शोधन में षटकर्म के बाद अब 8 कुंभक की चर्चा है। कुंभक को ही प्राणायाम को ही कुंभक कहा गया है। क्या बताते हैं इसमें? षटकर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मल्लादिका प्राणायामम तथा कुर्याद अनायासेन सिद्ध्यति। अब क्या है कि षटकर्म के अभ्यास से षटकर्म निर्गत, अब षटकर्म हो गया हमारा तो क्या होगा? स्थौल्य कफ दोष, जो मोटापा स्थूलता बोलते हैं ना वो ही है, ये मोटापा बोलते हैं इसको। मोटापा, कफ दोष, मल आदि को दूर करके फिर प्राणायाम का अभ्यास करने से यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है? हमारा कुंभक या प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करने से कुंभक मतलब आराम से लग जाता है। तो क्या है कि जब हमने षटकर्म कर लिया, षटकर्म किसने करना था? जिनको मोटापा है या कफ श्लेष्म है उनको षटकर्म का अभ्यास करना है। और फिर उसके बाद हम अब आगे प्राणायाम की तरफ यानी कुंभक की तरफ चल रहे हैं। तो अब क्या क्या आएगा इसमें अब बताते हैं आगे। प्राणायाम यामेर एव सर्वे प्रशुयन्ति मला इति आचार्याणाम तु कश्चिदम अन्यत कर्म न समन्तम। या लेकिन कुछ आचार्यों ने ये कहा है कि षटकर्म की बहुत जरूरत नहीं है। हमने यहाँ बताया तो है उन्होंने स्वात्माराम जी ने कि उन लोग मोटापे और कफ वालों को षटकर्म करना चाहिए, मगर कुछ आचार्यों के मतानुसार हर किसी को इसकी जरूरत भी नहीं है, कि प्राणायाम से ही ये बोल रहे हैं कि प्राणायाम से ही सभी मल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए षटकर्म को जरूरी नहीं मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, मगर यहाँ स्वात्माराम उन्होंने बताया है स्वात्माराम जी ने कि मोटापा वाले लोगों को करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है इसमें आगे क्यों करना चाहिए कि ब्रह्मा अद्योपि त्रिदश पवना अभ्यास तत्परा अभुवन अंत अभ्यासता तस्मात् पवनम अभ्यसेत। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा आदि जो भगवान ब्रह्मा है वो देवता भी काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। अब प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं? कि हमारा जीवन काल और अच्छा लंबा हो, तो वो भी मृत्यु के भय से, जबकि ब्रह्मा जी का तो जीवन काल ही इतना लंबा, कहते कि उनका तो एक क्षण कहते कि पता नहीं हमारे यहाँ कितनी सदियों के बराबर होता है, तब वो देवता भी काल के भय से वो भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए हमको भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ ये प्राणायाम की महत्वपूर्ण महत्ता बताइए। अब क्या है ये आगे, यावत बद्धो मरुद्देहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टिर भ्रुवोर मध्य तावत काल भयम कुतः। अब प्राणायाम के बारे में ही बताया जा रहा है कि जब तक, यावत मतलब जब तक, बद्धो मरुत मतलब हवा या प्राणवायु जो है, जब तक वो शरीर में निरुद्ध है, मतलब प्राणायाम में क्या हमने वहां पे वायु को रोका है, तो शरीर में जब हमने वायु को निरुद्ध कर लिया तो हमारा चित्त शांत हो गया। चले बातें चलम चित्तम वाली बात आ गई
कि जब वायु को निरुद्ध किया है तो चित्त भी शांत है। और यावत दृष्टि भ्रुवर मध्य, और जब तक दृष्टि भ्रू मध्य में लगी है, मतलब एक तरह से ये ध्यान की तरह बात बताई गई कि जब हमने सांसों पे अपना कंट्रोल कर लिया, दृष्टि को अपना भ्रू मध्य पे लगा लिया, तब तक मृत्यु का भय कैसा। जब हम इस स्थिति में है, रोज ये क्रिया कर रहे हैं, तो वहां मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब हमने वायु को निरुद्ध करके मन को शांत कर लिया और दृष्टि को भ्रू मध्य में कर लिया, तो वहां मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। अब क्या है इसकी कैसे कैसे करना है। विधिवत प्राण संयम में नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद विस्ति मारुता, कि विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी चक्र शुद्ध होता है। अब प्राणायाम हम कर रहे हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, अंदर भी जा रही है, उससे हो क्या रहा है, जो हमारे नाड़ी चक्र है वो शुद्ध होते जा रहे हैं, और तब वायु सुषुम्ना का भेदन कर सुखपूर्वक प्रविष्ट होती है। प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, डीप इनहेलेशन हो रहा है, जितना डीप इनहेलेशन में जाते रहेंगे, हमें पता है कहाँ कहाँ भी चक्रों से कैसे लेके जाना है वायु को, तो हमारे नाड़ी चक्र शुद्ध होते जा रहे हैं। और जब नाड़ी चक्र शुद्ध हो जाएंगे तो फिर जो सुषुम्ना वायु जो है हमारी, वो सुषुम्ना का भेदन कर देगी, क्योंकि सुषुम्ना के मुख पर मल जमा हुआ है, इसी वजह से हमारे प्राण नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो प्राणायाम का इतना अभ्यास हमने किया कि जो वो मल है वहां से वो हट जाएगा, और सुषुम्ना का जो द्वार है वो खुल जाए, ब्रह्म नाड़ी के जो मल लगा है वो हट जाएगा और सुषुम्ना का भेदन हो जाएगा। तो इससे हमारे प्राण ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। अब आते हैं मनोमनी की बात। हम मनोमनी हमने पढ़ा था, मनोमनी उन्मनी सब क्या है, ये समाधि के ही दूसरे नाम है। तो इसमें क्या हो रहा है, मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्य प्रचायते यो मनासु स्थिरी भावा सेवावस्था मनोमनी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, प्राण वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर मन स्थिर होता है। अब प्राण वायु हमारी सुषुम्ना में प्रवेश करने लगी, कहते हैं जितना जितना हम अभ्यास की तरफ बढ़ते रहते हैं उतना हमारा मन शांत होने लगता है, उतना हमें पता होता है हमें प्राणवायु को कैसे आगे ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि प्राणवायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर मन स्थिर होता है, और मन को भली प्रकार स्थिर हो जाने पर ही मनोमनी अवस्था कहते हैं। मनोमनी अवस्था क्या है, जब हमारा मन जितना शांत होता जा रहा है, जितना ऊपर की तरफ हम जाते जा रहे हैं, उतना हमें मन का स्थिर हो जाएगा, और इसी को अवस्था को मनोमनी अवस्था कहा गया है। क्लियर। आगे तत्त सिद्धे विधान ज्ञास चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभका अभ्यासाद विचित्राम सिद्धिम आपनुयात। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि तत्त सिद्धे विधान ज्ञास, जानकार जो है वो साधक उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए, जिनको पता है कि हमें कैसे उसको प्राप्त करना है, तो वो क्या करते हैं, विविध प्रकार के कुंभक करते हैं। अब इसमें कुंभकों की भी बहुत सारी तरीके बताए गए हैं, तो जो जानते हैं कि हमें उस अवस्था तक कैसे पहुंचना है, तो वो विविध प्रकार के कुंभक करते हैं, और इन कुंभकों से भांति भांति की सिद्धियां मिलती हैं। जब वो करेंगे तो कुछ ना कुछ फल मिलते रहेंगे, तो उनको अलग अलग सिद्धियां मिलती रहती हैं। जैसे कि एक जगह पे इसमें आता ना कि योग सूत्र में भी कि बहुत सारी, जब हम इसकी तरफ चलते हैं समाधि की तरफ, तो बहुत सारी सिद्धियां मिलती रहती हैं, लेकिन फिर उसमें ये भी बताया गया कि उन सिद्धियों में हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एम तो राजयोग को, समाधि को प्राप्त करना है। तो उनके साथ करते रहना, आगे बढ़ते रहना है, और सिद्धियां तो मिलती ही रहेंगी। मतलब वो चीज तो बहुत छोटी हो जाती है सिद्धियां तो उस टाइम पे, तो हमें मेन तो हमारे को समाधि प्राप्ति करनी। अब आ गए हम अर्थ कुंभक भेद। अब कुंभक के भेद, कुंभक प्राणायाम के कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, ये बताया गया है यहाँ। 8 प्रकार के हमारे कुंभक हैं। ये देखिए, सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा हस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्ट कुंभका। 8 ये आपने भी घेरण संगीता में पढ़, अभी आगे है क्या उधर, तो ये भी पढ़ा होगा।
वहां पे थोड़ा सा चेंज है बस उधर भी। तो कौन कौन से हैं, एक बार माइक खोल के सब लोग बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। बोलिए आप लोग, 8 के नाम बोलिए। सूर्य भेदनम बहुत अच्छा। तो देखिए सबको नाम मेरे ख्याल याद होंगे, नहीं है तो ये भी याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, तो इनको करेंगे। तो क्या हुआ, सूर्य भेदन, उच्चाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा प्लावनी। इसका एक निमोनिक है इधर याद करने के लिए, एक छोटी ट्रिक है। इसका सबके पहले शब्द ले लिए, सु उ सी सी भ भा मु, या तो ये वाला तरीके से जिसको याद रहे उससे कर लीजिए, या दूसरा है कि सूर्य भगवान ने उच्चाई किया, यानी सूर्य से सूर्य भेदी, उन्होंने उच्चाई किया तो उच्चाई। तो क्या हुआ, शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए, शीतकारी और शीतल हो गए से शीतली प्राणायाम। फिर क्या हुआ, और भस्त्रिका भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। तो यहाँ आ गया भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छित होकर से मूर्छा, और पानी पर तैरने लगे मतलब प्लावनी। प्लावनी मतलब होता है तैरना। तो ये एक छोटा सा निमोनिक है, अगर आपको इससे याद रहे तो इससे याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है, जैसे भी करके इसको याद करें। ठीक है, सूर्य भगवान ने उज्जाई किया, जैसे कहते हैं ना उन्होंने पूजा किया, उज्जाई किया, तो उससे शीतकारी ध्वनि उत्पन्न हुई और शीतल के साथ शीतल हो गए। और भस्त्री का भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए सुमन जी एक बार बताएंगे, 8 प्राणायाम के नाम बताएंगे। चलिए कोई नहीं, अंश जी बोलिए, अंश जी बोल देंगे ना 8 कुंभक के नाम। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा प्लावनी, त्यष्ट कुंभका। ऐसे 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो सबको याद हो जाएगा। सोमपिथी जी ने भी हैंड रेस किया है, जैसे मुझे दिख रहा है। सोमपिथी जी भी एक बार रिपीट कर दीजिए। जी माँ। सूर्य वेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। बहुत अच्छा, चलिए मेरे ख्याल में याद होगा काफी लोगों को, और जिनको नहीं है तो 1-2 बार और रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा ये। और बाकी ट्रिक आपके सामने है, इससे याद कर लीजिए, ये भी आसान है, तो इसको याद रहेगा आपको अच्छे से, ये भी है ना। ट्रिक 1 देखनी है मैं। क्या देखना, 1, ओके। ये देखिए, अब 8 कुंभक के नाम भी आ गए और ये भी आ गए। किसी ने हैंड रेज किया है, सुमन जी। यस मैम। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। प्राणायाम बोलना था। हाँ अच्छा, बोलिए। लेट रिस्पॉन्स हो रहा है आपका। एक्चुअली बारिश हो रही है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, बोलिए। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ओ सॉरी, स्क्रीन पे है, मैंने स्क्रीन से नहीं देखा मैम। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ, कोई बात नहीं। बाकी ये ट्रिक के लिए मैंने इधर स्क्रीन पे लाई थी इसको। हो गया आपका, हाँ। नोट कर लिया। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम इसमें। जहां तक तो हो गए ना, नाम याद हो गए, सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ बताया गया कुंभक, तो कुंभक में कैसे कौन कौन से बंध कैसे लगेंगे, अब उसका वर्णन आता है यहाँ पे। क्या है, पूर्व कांति तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा अभिदा, कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यस उड्डयनक। क्या है कि पूर्व कांते, पूरक के अंत में, पूर्व कांते इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो पूरक के अंत में कर्तव्य बंधो जालंधर विदा, पूरक के अंत में क्या होगा, जालंधर बंद करना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब हम पूरक कर रहे हैं तो गले को जब हम ठुड्डी इधर लगा लेते हैं तो जालंधर बंद लग जाता है हमारा। कुंभक के अंत में तथा रेचक के प्रारंभ में, अब ये देखिए इन्होंने कहा जालंधर बंद लगा के, अब कुंभक हम कितनी देर कर सकते हैं, फिर जब हम रेचक करने वाले हैं तो उसके प्रारंभ में उद्यान बंद लगाना है। आया समझ में ये बात, कि कुंभक के अंत में जब तक हमने होल्ड किया हुआ है, जितनी देर होल्ड कर रहे हैं ठीक है, अब जब हम सांस छोड़ने वाले हैं वापस,
तो रेचक के प्रारंभ में जब सांस छोड़ेंगे उससे पहले उड्डयन बंध लगाएंगे। आगे आता है इसमें अधस्तात कुंचन्यासु कंठे संकोचने कृते मध्य पश्चिम तानीन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाड़ी। और फिर क्या बता रहे हैं कि जालंधर बंध के बाद नीचे के स्थान का शीघ्रता से आकुंचन करने से और पेट के बीच के हिस्से को दबाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करते हैं, यानी सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। अभी मैं पहले आपको आधा ये क्लियर करती हूँ, उसके आगे कराते हैं। यहाँ तक 2 लाइनें ये क्लियर हो गई कि नहीं, ये बताइए पहले कि पूरक के अंत में जालंधर बंद करना है और कुंभक के अंत में और रेचक के पहले उड्डयन बंद लगाना है। यहाँ तक समझ में आ गई ये बात? हम सब करिए प्लीज, और अगर नहीं आई है तो हैंड रेज करके पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए 2 चीज तो लिखी है इन्होंने कि जालंधर बंद करना है और उड्डयन बंद करना है, लेकिन ये एक तरह से अंडरस्टूड है कि इसके बीच में हमारा मूल बंद भी लगेगा, क्योंकि जब हम होल्ड कैसे करेंगे इतनी देर, जालंधर बंद लगाया, नीचे उधर मूल बंद भी लग जाएगा, और फिर जब हम रेचक करने वाले हैं तब हमारा उड्डयन बंद लगेगा। अब इस वाले श्लोक में आते हैं, अधस्तात कुंचने नाशु कंठ संकोचने कृते। अब जालंधर बंद के बाद नीचे के स्थान यानी गुदा का शीघ्रता से आकुंचन करने से, यानी कि जो एक गुदा का आकुंचन है ये मूल बंद है। वहां पे उस श्लोक में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे ये बात बताई गई है, मूल बंद शब्द नहीं लिखा है, मगर इसका मतलब मूल बंद ही निकलता है कि जालंधर बंद लगा लिया, फिर इधर मूल बंद लगाया, और जब हम इसको कुंभक के बाद रेचक करने वाले हैं तब हमें उड्डयन बंद लगाना है। क्लियर अभी? और फिर आगे क्या है कि पेट के बीच वाले हिस्से को पीछे की ओर दबाने से, अब उड्डयन बंद कैसे लगा रहे हैं, जब पेट में क्या होता है, उड्डयन बंद हम पीछे की तरफ अंदर की तरफ करते हैं पेट को, तो पेट के बीच वाले हिस्से को पीछे की ओर दबाने से यानी उड्डयन बंद करने से प्राण जो हमारे हैं वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जब हम बोलते हैं ना प्राण वायु को नीचे की तरफ लाना है, अपान को ऊपर ले जाना है, तो ये काम हमारा यहाँ तक हो रहा है कि जब हमने जालंधर बंद लगाया तो प्राण वायु नीचे आ रही है, मूल बंद लगने से अपान वायु ऊपर की तरफ आ रही है, और जैसे ही बीच में इधर आई तो उड्डयन बंद लगा देंगे, और उड्डयन बंद के लगाने से जो वायु है, प्राण वायु है, वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाएगी, यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अभी बताइए इतना यहाँ ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई भी माइक खोल के भी बोल सकते हैं, या एक बार क्लियर करिए, अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि पहले सांस के जालंधर बंद लगाएंगे, और सांस छोड़ने का जब टाइम आएगा तब हम उड़ियान बंद लगाएंगे। उड़ियान बंद के लिए पेट अंदर लेंगे, और मूल बंद जो है वो मूल बंद क्या बताया मैम? उड़ियान बंद से भी पहले हमारा मूल बंद भी लग जाएगा, वो पहले श्लोक में नहीं बताया गया है, लेकिन एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज से। मैं बता रही हूँ फिर से कि पहले जालंधर बंद लगा लेना है, जालंधर बंद लगा के इन्होंने कहा है कि रेचक से पहले उड्डयन करना है, लेकिन जब तक रेचक नहीं कर रहे हैं उस बीच में वहां हम मूल बंद भी लग जाएगा। तो इधर जालंधर बंद हो गया, नीचे मूल बंद हो गया, और जब कुंभक को हम छोड़ रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा उड्डयन बंद लग जाएगा, और उड्डयन बंद लगाकर फिर जो प्राण है वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करेंगे। हाँ जी, अंश जी हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। यस मैम, सब होगा, पहले जालंधर सीक्वेंस से, फिर हमारा मूल बंद, उसके बाद उड्डयन बंद। JMU जम्मू। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पकड़ा। मैं आपको यही वाला एक बताने भी थी कि JMU से इसको याद रखिए, तो आपको एकदम ये भूलेंगे नहीं, वरना इसका सीक्वेंस में ना गड़बड़ होता है। अभी आगे एक बार मुद्रा में भी इसी तरह का तीनों बंदों का सीक्वेंस आएगा, वहां पे MUJ करके आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, मगर ये वाला आप याद रखिए जम्मू से। जैसे होता है ना, यहाँ पे इसको इसी से रिलेट करिए कि जम्मू मतलब
जम्मू, अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर की बात करें कि वहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी है, वायु अच्छी है, तो यहाँ हम प्राणायाम के बारे में मतलब वायु के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। तो वायु यानी कि प्राणायाम की अगर कहीं बात है तो वहाँ जम्मू, JMU, इससे आपको ये कभी भूलेगा नहीं और गलत नहीं होगा आपका। बहुत अच्छा, किसने भी बताया ये ना, बहुत ये ही एक अच्छा तरीका है। अब देखिए यहाँ, अच्छा बंद का भी दे दिया। हठ प्रदीपिका में बंद का जो क्रम बताया है वो बताया है जालंधर, ये वही चीज है, जालंधर, मूलबंद, उड्डयन। ठीक, चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधोनियत योगी जरा मुक्ता सन षोडशाब्द व्या भवेत। अब इसमें बता रहे हैं कि अपान प्राण, ये जो हम कर रहे हैं क्रिया, इसमें क्या हो रहा है, अपान प्राण को ऊपर उठाकर, अपान प्राण को ऊपर उठाया जा रहा है और प्राण को कंठ से नीचे ले जाना है। जो भी हम बंद लगा रहे हैं उससे यही हो रहा है, जालंधर बंद से हम नीचे की तरफ ला रहे हैं प्राण को, और मूलबंद से अपान प्राण को ऊपर उठा रहे हैं। और इससे जो करता है योग साधक, वो बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि 16 साल के युवक के समान हो जाता है। अब हम ये ना समझे कि वो बिल्कुल 60 साल का इंसान 16 साल का हो जाएगा, लेकिन उसका शारीरिक, अगर उसमें आप उसको देखेंगे शारीरिक क्षमता उसकी, वो 16 साल वाली हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा कि वो 60 वाला 16 का दिखने लगेगा, बट शारीरिक शक्ति उसकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो 16 समान के नौजवान के तरह हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी आपको ये चीजें। और अब उसका विधि आती है और ये फल आते हैं, तो ये अब मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाएगा। इसी को एक बार से हम पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे 8 प्राणायाम आएंगे, तो फिर ये काफी ज्यादा हो जाएंगे, फिर नहीं। अच्छा टाइम हो गया, किसी ने लिख भी दिया है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। चलिए, अभी तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इन चीजों में? ये बंद का क्रम समझ में आ गया सबको? मेन ये वाला इम्पोर्टेंट है ये चीज ना इसके अंदर। आ गया मैम। अभी अभी सांस लेनी है, जालंधर बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है और फिर उड़ियान बंद लगाना है। ठीक है ना मैम? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको जैसे भी याद रहे उस तरीके से इसको याद रखिए, कई तरीके बता दिए हैं। बाकी आप लोगों को भी अपना तरीका जो है जैसे याद करने में ठीक लगता है, आप लोग भी अपनी ट्रिक लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास हम यही तरी समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी हमें 8 प्राणायाम, ये अब हम कल देख लेंगे।